वेस्ट में जा रहा था वो पानी को लिफ्ट करके पूरा जो है ना अभी एंटायर तेलंगाना में सिंचाई के लिए भी पीने के लिए भी पानी है और काफी कुछ जो है ना कंट्रोल किया। भाई स्पेसिफिक पॉइंट जो है ना मिनिस्टर से ये है, ये रिवर लिंकिंग का जो है ना कब होगा, कौन सा एक प्रोजेक्ट के बारे में ऑनरेबल मिनिस्टर ने बताया और बाकी जितना भी प्रोजेक्ट है उसका पढ़ने में उतना टाइम हमको नहीं मिलेगा, मगर उसका कोई टारगेटेड डेट है क्या, कब तक जो है ना रिवर लिंकिंग का कौन सा रिवर लिंकिंग कब तक होगा? थैंक यू। मैं माननीय सदस्य गणों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, वरिष्ठ सदस्य ये प्रश्नकाल है, ये चर्चा का नहीं है, इसलिए प्रश्नकाल में प्रश्न पूछें और मंत्री जी भी प्रश्नकाल को समझकर ही जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है कि बहुत जल्दी करना चाहिए, हम सभी की चिंता, और मैंने इस पर विस्तार से सबसे आग्रह किया है कि हम सब लोग भी इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करें। अधीर रंजन जी। Sir, in the reply statement, Minister has mentioned that to strengthen the structural measures of flood management, Minister implemented during 11 and 12 planned flood management program for providing central assistance to states for works related to flood control and erosion. सर, मैं जो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट बंगाल की, ये कटाव की चलते मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, मालदा डिस्ट्रिक्ट, बंगाल के सारे तबाह, हर रोज रोजाना ये तबाह के मंजर हमें देखना पड़ता। जमीन जायदाद, मकान, मस्जिद, मंदिर सब तबाह हो जाते हैं नदी की एक कटाव की चलते। बंगाल सरकार को आपने इससे, मंत्री जी, बंगाल सरकार को आपने इस जो स्कीम है, इस स्कीम में कितना पैसा देने का योजना बनाया है, ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे ये प्रश्न जो मूल प्रश्न था उससे प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं है। आपने जवाब दिए? नहीं, मैं जवाब दिया, मूल से संबद्ध नहीं है, फिर भी जवाब दिया आपके प्रश्न का। और तब मुझे लगता है अधीर रंजन जी, अभी तबाही की चिंता जितनी नदी की कर रहे हो उतनी कांग्रेस की तबाही की चिंता भी करना शुरू कर रहे हो। आपको दिया हुआ जवाब के ऊपर मैं क्वेश्चन कर रहे हैं सर, जो माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, जो चिंता व्यक्त की है, वो निश्चित रूप से बहुत गंभीर है। लेकिन नदियों का कटाव जो है वो बहुत सारे विषयों से संबद्ध है। नदियों के फ्लड प्लेन्स में जिस तरह से एनक्रोचमेंट हुआ है वो भी एक कटाव का कारण बनता है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों के नदियों के तटबंधों को सुरक्षित करने और इन कटाव को, इरोजन को रोकने के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उनमें पिछले वर्षों में अब तक 1282 करोड़ रुपए की सहायता राज्य सरकारों को दी है। प्राथमिक रूप से बहुत राज्यों ने इसमें उत्कृष्ट काम किया है। यदि मैं उल्लेख करना चाहूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 साल के कालखंड में इस विषय को लेकर के बहुत गंभीरता के साथ में काम भी किया है। बहुत सारे जो है इस तरह के फ्लड इरोजन के प्रोटेक्शन के लिए काम किया है। जिस राज्य से माननीय सदस्य आते हैं, उस राज्य से भी यदि प्रतिवेदन आता है तो उस प्रतिवेदन पर चर्चा के बाद पे उस पर विचार किया जा सकता है। माननीय सदस्यगण, इस विषय पर बहुत लंबी सूची है। अन्य नियम के तहत मैं कोशिश करूंगा, आप लिख के देंगे तो प्रयास कर पे इस पे चर्चा कराने का प्रयास करूंगा। हाँ, लिख के दे देंगे तो कराएंगे। आप तो खड़े हो गए थे इसलिए आपको मौका दिया ही नहीं, मैंने आपको देने वाला था। क्वेश्चन नंबर 24 श्री के सुंदरम, आप लिख के दो, सरकार भी तैयार है, करा देंगे। सर, क्वेश्चन नंबर, अरे तैयार है ना सरकार ने, हाँ भरी है ना। आप विषय तो लिखते नहीं हो, फिर बताओ बस सदन में बोलते हैं। के सुंदरम 24, क्वेश्चन नंबर 24। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पे रखा गया। ऑनरेबल मेंबर्स, Whether the government proposes to increase the number of international air services from Coimbatore International Airport, and if so, the details thereof. Sir, Coimbatore is a very, very important airport for all of us in Tamil Nadu. And let me place it on record that as far as the government is concerned, we have given 5 countries Coimbatore as a point of call: Sharjah, Dubai,
Singapore, Sri Lanka, UK and USA, 6 countries. Along with that, sir, today we have connectivity to Sharjah of 10 frequencies per week and Singapore 14 frequencies per week. As we are all aware, civil aviation is an unregulated sector. Airlines make their own decision based on economic viability for connectivity to certain cities. It is our effort to make sure that all cities in India do get connected. Specifically, as far as Coimbatore Airport is concerned, there are a lot of works that are ongoing at the airport to improve the modernity of that airport. We are today looking at additional aprons, 7 aprons at a cost of 23 crores, the resurfacing of the runway at about 47 crores. We're also planning probably a new cargo terminal. All of these are keeping in mind our current air terminal capacity of 18,000 square meters and a total throughput of passengers of almost 3.6 million per year. Supplementary. Honorable Minister rightly told Coimbatore is an important city in Tamil Nadu. Sir, Coimbatore district itself has more than 1 lakh MSME factories. Nearby Tirupur and Karur having more than 50,000 MSME factories. Coimbatore has more than 500 large-scale investment and Karur and Tirupur also has more than 500 large-scale investment factories. These 3 districts itself, more than nearly 20 lakh employees are working. The daily footfall of Coimbatore Airport is nearly 10,000. Out of 10,000, more than 5% are international travelers. So the buyers coming to Coimbatore from different destinations are facing very difficult. So the growth of the Coimbatore depends upon the airport expansion. More than 20 years it is pending. Industries, political parties, we are representing continuously. But government is telling the reasons. I am not satisfied with these reasons, sir. If you compare other small airports, then footfall and international services, you compare Coimbatore Airport footfall and international services. Government take it seriously. Give us an opportunity to run at least 5 international airports immediately. Thank you, sir. So the member has raised a very valid point. Airports require connectivity. That connectivity can only be granted to airports if we build maximum capacity in those airports. In my previous answer, I have detailed the current connectivity in Coimbatore, the current works that our government is undertaking to strengthen Coimbatore. But there is one big impediment to modernizing and expanding airports. And that impediment is the availability of land from state governments. Now, the honourable member is a representative of his state government in his state, in Tamil Nadu. I do hope and I do request him to take up with the same fervour that he has in this House, the same agenda with his state government in Tamil Nadu, because for many, many years, we have been asking for almost 627.89 acres of land for Coimbatore Airport to be able to ensure that today Coimbatore Airport, which can only avail of Code C planes to be able to land, which means 737s and Airbus 320s, we want to expand that facility to Code E aircraft so that wide-bodied aircraft can land in Coimbatore. But that is only possible if the state government gives us that land so that we can expand. And it is my commitment that if that land is made available to us by his state government in Tamil Nadu, then we will certainly expand that airport in the days to come. Honorable Balu Sir is a very, very senior member of this House, and please let me very respectfully respond to him. It is our effort to increase the runway length from the current 2,990 meters to 3,810 meters so that we can have Code E aircraft. We have represented to the state government many a time over many months and many years for this 627.89 acres of land to be handed over to us so that we are able to do that. If Balu Sahab uses it, sir, if I may kindly respond, sir, I have tried to, sir, if I, sir, if I may be given protection of the House, sir, if I may be,
Thank you, Speaker, sir. Through you, I'd like to ask the Honorable. एक मिनट मणिकम जी के बाद, मणिकम जी के बाद. Thank you, Speaker, sir. I'd like to ask through you, sir, the Honorable Minister regarding the Madurai Airport's international connectivity. Madurai is the temple city and the gateway to the south of Tamil Nadu. Madurai got its first international connectivity flight in 2012 in the Congress government. First to Colombo, then to Dubai. From 2014, Madurai got only a connectivity to Singapore. Will the Honorable Minister share the details whether there will be steps to connect Madurai with Kuala Lumpur, Muscat and UK? And will the Honorable Minister share the roadmap for the development of Madurai Airport? Thank you, sir. Sir, this question is on Coimbatore Airport. So first, please let me respond to Honorable Balu sir. नहीं, मैंने आपको बालू जी का जवाब देने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि बालू जी को मैंने बोलने के लिए अलाउ नहीं किया है. Thank you, sir. Sir, I have to. ये व्यवस्था का प्रश्न है. Sir, through you. Sir, अलाउ करता बालू जी को. सर, आपके जरिए मुझे बालू जी को विनम्र पूर्वक कहना पड़ेगा कि मुझे उत्तर देने का मौका आपने नहीं दिया, पर जरूर अगर अलग से जरूर मुझे मिले तो मैं उत्तर जरूर दूंगा. I will certainly answer you if we meet separately outside the house. To answer my young friend's question, Manik Tagore ji, and I must say that he's always very pursuant with regard to connectivity for Madurai. He has rightly mentioned that we have today 4 connectivities from Madurai to Colombo, Dubai, Singapore through SpiceJet and Air India Express. As we are all aware that this is a deregulated sector, airlines take their decision based on economic viability. But on his pursuance, if he and I meet outside the House, we will together try and speak with airlines to see what can be done. P. Natarajan, Thank you, Speaker, Lok sir. Sabha hai, P. Natarajan साहब की. Thank you, Speaker, sir. Through you, if there is any financial assistance from the central government to the land acquisition, the completion for the land acquisition at Coimbatore Airport. Can you hear me, sir? Let me say this, that as far as development of airports are concerned, money for acquisition of land is not given by the central government. That has to be given by the state government to enable the central government to do the capital expenditure to build out those airports. As we are all aware today, airports no longer are very easy to build. They cost hundreds and thousands of crores, and that money is put in place from the central sector by Airports Authority of India and many private sector companies for the airports they're building out. Question number 25. Sri Arun Kumar Sagar. अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रखा माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, रेलवे के बाद सड़क यातायात देश की यातायात प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तत्व के अलावा देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति सड़क के विकास पर निर्भर करती है। हम सभी को इस बात की बड़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्रीय नेतृत्व में विगत वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 91,247 किलोमीटर जो अप्रैल 2024 में थी, वह 20 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 50% बढ़कर 1,37,625 किलोमीटर हुई है। मान्यवर, निसंदेह देश भर में नेशनल हाईवे के निर्माण में काफी प्रगति आई है और हमने एक दिन में 37 किलोमीटर लंबे हाईवे निर्माण की गति हासिल की है। यह उपलब्धि एक सेकंड हाईवे के निर्माण की गति हासिल की है। माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए। एक सेकंड सर,
और दुनिया के किसी भी दूसरे देश में इसकी समानता नहीं है। कोविड-19 के महामारी के चलते हुए पैदा हुई मुश्किलों के बावजूद यह उपलब्धि हासिल करना बहुत उल्लेखनीय है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र सांसदीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण चल रहा है और ओके निर्माण कार्य मंत्री जी नो धन्यवाद। प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य ने जो एक प्रश्न खड़ा किया है वो इनके क्षेत्र से संबंधित है। नेशनल हाईवे 730C जो इनके क्षेत्र से होकर के गुजरता है और ये प्रोजेक्ट है अंडर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट और ये वर्ल्ड बैंक का फंडेड प्रोजेक्ट है, ईपीसी मोड पर है। इनका जो प्रश्न है शायद ये आगे पूछना चाह रहे थे कि इनमें कुछ गुणवत्ता को लेकर के कुछ इनको महसूस हुआ है कमी। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सड़क निर्माण का कार्य है और सड़क निर्माण, सड़कों में गुणवत्ता, टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता, ये हमारी प्राथमिकता है। और एक कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको एक लैब स्थापित करने का भी निर्देश है, उन्होंने लैब भी स्थापित की है। अथॉरिटी इंजीनियर्स भी होता है जो भी स्टैंडर्ड को टेस्ट करता है। तो इनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने वैसे भी पूछा है कि भाई इसमें जो कमी है, अगर कोई वर्क खराब पाया गया तो उसको हम दोबारा ठीक करेंगे और कोई भी गुणवत्ता पे समझौता नहीं करती नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार। थैंक यू। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है मैं संतुष्ट हूं। धन्यवाद। और धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 26 डाल सिंह बिसेन। 26 माननीय मंत्री जी। Sir, a statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। यह मैंने ऐसा प्रश्न पूछा है अध्यक्ष महोदय जो उज्ज्वला गैस से संबंधित है और मध्य प्रदेश में लगभग 72 लाख उज्ज्वला गैस के कनेक्शन है। पर यह देखने में आ रहा है अध्यक्ष महोदय कि जिस उद्देश्य के साथ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को गैस देने की चिंता की है, पर देखने में आ रहा है कि उसके रिफिलिंग बहुत कम है और उसकी रिफिलिंग नहीं होने के कारण से जो उद्देश्य है वो लगभग कहीं ना कहीं पूर्ति नहीं हो पा रही है। और इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि क्या सरकार के सामने जब से उज्ज्वला गैस प्रारंभ हुई या जो प्रश्न के समय मैंने जो प्रश्न का 1 वर्ष का समय ऐसे कितने लोग हैं जो केवल एक बार गैस भराने के बाद दोबारा इन्होंने गैस नहीं भरा पाई और उनके कनेक्शन बंद पड़े हैं। और दूसरा, इसके कारण से जो शासन को जो फ्री गैस देने की योजना थी और रिफिलिंग नहीं करने के कारण से जो पेट्रोलियम विभाग को पैसा वापस नहीं मिल पाया, तो उससे लगभग हमारे पेट्रोलियम डिपार्टमेंट के हर एक उसको कितना लॉस हुआ और क्या इस दृष्टि से इसको पूरा करने के लिए रिफिलिंग के लिए क्या कोई जो सब्सिडी है उसको बढ़ाएंगे या रेट कम करेंगे? कृपया मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे। Mr. Speaker, sir, I would like to thank the honourable member for asking this question and for allowing me the opportunity to place some basic facts before this House. मुझे लगता है इस विषय पे शायद हम में से कईयों को थोड़ी जानकारी में कुछ कमी है। So the first submission that I want to make before the House is that the number of LPG connections which stood at 14 crores in 2014 has gone up to 32.5 crores now. The Ujjwala scheme, which the honourable member is referring to, was introduced in 2016, and the intention was that by a stipulated date, we would have a total of 8 crores Ujjwala beneficiaries who would get, as per the scheme, the chula and 1 gas cylinder free, and then subsequently they would avail of purchases of Ujjwala cylinders. The scheme, which was introduced in 2016 for 8 crore beneficiaries,
was completed many months in advance. If I remember correctly, 7 or 9 months before the stipulated date. We then took a decision subsequently, more recently, that to these 8 crore beneficiaries, we would add 1 crore additional beneficiaries. Now, that figure of 9 crores was also reached. In addition to that, we decided that maybe in order to meet the demand of those who felt that they needed it, and these are typically households of what is called below the poverty line. And then that below the poverty line, we added others who were also equally needy. And we added another 60 lakh. So today, 9 crores, 60 lakh beneficiaries of the Ujjwala scheme are there. Now, the honourable member suggests that some people did not take any cylinder after the first one. Yes, factually sahi nahi hai. मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं. The price of LPG, Mr. Speaker, sir, because we are 55% dependent on imports, is set in accordance with the international price, which in the domestic Indian context is dependent on what is called the Saudi CP or the Saudi contract price. During the recent period, the Saudi contract price went up by 303% internationally. It went up from something like 250 to 960. But thanks to the measures taken by the government and the determined resolve of the Honourable Prime Minister, we were able to confine the price of domestic gas to as little as 28%, even though the international price had gone up to 303%. What is the present price now? I will, if you allow me to, if you allow me to complete that, I will give you all the answers. Even when the international price was going up, we maintained a lower price. Now the honourable member suggests that some people did not avail of. The consumption of Ujjwala beneficiaries on an average was 3 cylinders per household. And during this period, it has gone up to 3.69 cylinders per household. So the consumption is going up, not coming down. The consumption typically, Mr. Speaker, sir, depends on what a typical household needs. And a typical household, let us say, husband and wife and 2 children, on an average would need, in my assessment, but 3.5 or 4 cylinders at the most. Now we are in a situation of what we do with the international price. Now the honourable member, the leader of the opposition party? Congress party. Okay, Congress party. I have a basic submission to make. When during the course of the pandemic, when this government, led by the Honourable Prime Minister, was feeding 800 million people 3 meals of dry ration in a day, when we produced 212 or 220 crores overall of doses of free vaccine, which was distributed to people free. I am. Don't trot out this lane, SPO. What has no. Rate of it, do you know the rate of it? I will please sit down. I will enlighten it. Whether subsidy has been prohibited under this government? I am not surprised you are being devastated at the polls because your basic facts are not right. Let me tell you what has happened. Let me tell you what has happened. Sir, I am quite happy to allow the honourable member to vent this thing. I can fully understand his frustration. Let me give you the basic facts. From May of this year, from May this year, we have introduced a payment of rupees 200 through direct beneficiary scheme, which goes straight into the khata or the account of the beneficiary of the scheme. So today the situation is a amount of 200 rupees per cylinder is being given. Now the answer
which is sought. I will give you the full figures of Saudi CP declared by Aramco, which is the Saudi company. In April 2020, it was $236 per metric ton. In May 20, it was $340 per. Subsidy of this government has been prohibited to the poor people. Listen, when I want to explain to the honourable member that in March 2020, when economic activity throughout the world came to a grinding halt, the price of gas dropped. When the price of gas dropped, subsidy was not necessary. Now, when the price went up, we have introduced 200 rupees per cylinder beneficiaries. Why would you want us to give? But the prices have been dipping. You are not giving any respect to this country. You have to listen to us. You are bound up place. You are. प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। आइटम नंबर आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री कौशल किशोर जी। जी सर, महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम माननीय सदस्य सूचीबद्ध कागजातों ये सदन है, प्लीज बैठिए। हिंदी व अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 महोदय भगवंत कुब्बा जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज के संशोधित कार्यसूची के क्रमांक संख्या 5 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित कामकाज सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 महासचिव। Sir, I lay on the table a copy each, duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha, of the following 5 bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President since a report was last made to the House on the 20th July 2022. 1. The Indian Antarctic Bill 2022. 2. The Weapons of Mass Destruction and the Delivery Systems, Prohibition of Unlawful Activities Amendment Bill 2022. 3. The National Anti-Doping Bill 2022. 4. The Family Courts Amendment Bill 2022. And 5. The Central Universities Amendment Bill 2022. आइटम नंबर 7 श्री नायब सिंह जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रमांक 7 पर यथा सूचीबद्ध श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति 2022-23 का 36वां और 37वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 8 श्रीमती श्री के मोजी कनिमोजी जी। Sir, I beg to lay the action taken statements in Hindi and in English versions showing further follow-up action on recommendations contained in the action taken reports of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj as listed against my name in today's list of business. Thank you. Item number 9, Sri Dushan Singh ji. Rise to lay on the table the copy of the each of the 323rd report, 324th report, 325th report, 326th report, and 327th report on the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture, listed against my name in serial 9 into the list of business. Thank you. Item number 10, Dr. Mahesh Sharma ji. Sir, I beg to lay on the table of the following reports, Hindi and English, version of the Standing Committee on Health and Family Welfare, 137th report on vaccine development, distribution, management and mitigation of pandemic COVID-19, 138th report on medical devices, regulation and control,
139th report on cancer care plan and management, prevention, diagnosis, research and affordability of cancer treatment. 140th report on action taken by the government on the recommendations, observations contained in the 134th report on demands for the grants of 2022 and 23 of the Department of Health and Family Welfare. 141st report on action taken by the government on the recommendations, observations contained in the 135th report on demands for the grants of 2022-23 of the Department of Health Research, Family Ministry of Health. 142nd report on action taken by the government on the recommendations, observations contained in the 136th report on demands for the grants 2022-23 of the Ministry of Ayush. आइटम नंबर 12 श्री भगवंत कुब्बा जी। महोदय, मैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वित की वर्तमान स्थिति के संबंध में निम्नलिखित विवरण रखने के लिए उपस्थित हूं। आइटम नंबर 13 श्री सुभाष सरकार जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to move the motion of election of one member from amongst the members of the House to be a member of the Council established under subsection 1 of Section 31 of the Institutes of Technology Act 1961, mentioned against the name of my colleague, Cabinet Minister Sri Dharmendra Pradhan ji, in today's revised list of business. प्रश्न ये कि श्री सुभाष सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्री आइटम नंबर 14 सुभाष सरकार जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to move the motion of election of one member from amongst the members of the House to be a member of the Council of National Institute of Technology, Science, Education and Research, NITSER, mentioned against the name of my colleague, Cabinet Minister Sri Dharmendra Pradhan ji, in today's revised list of business. प्रश्न ये कि सुभाष सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ गए, जो इसके विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। हाँ, आइटम नंबर 11 श्री के रघुराम राजू। Sir, I raise to lay on table a copy each of the following reports in English and Hindi of Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice. Number 1, 120th report on action taken on 110th report of the Committee on Pensioners' Grievances, impact of pension, adalats and centralized pension grievances, redress and monitoring system pertaining to the Department of Pension and Pensioners' Welfare. 121st report on action taken on 113th report of the Committee on Demand for Grants for the year 22-23 pertaining to the Departments of Administrative Reforms and Public Grievances and Pension and Pensioners' Welfare. Number 3, 122nd report on action taken on 112th report of the Committee on Demand for Grants for the year 22-23 pertaining to the Department of Personnel and Training. And finally, number 4, 123rd report on action taken on 116th report of the Committee on Demand for Grants 22-23 pertaining to the Department of Justice. Thank you, sir. शून्यकाल। हाँ, बताएं जी रंजन जी। हाँ, सर एक मिनट सर, मैं एक मिनट सर, मैं एक बड़ा गंभीर मुद्दा उठाना चाहते हैं। सर, खबर आ रहे हैं जो चिंताजनक है कि चीनी फौजों ने हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन में घुसते हुए अपने शेल्टर बना रहे हैं, रहने के जगह बना रहे हैं। और सर, हमारे देवचौक जहां पहले हमारे फौजों ने गश्त लगाते थे, सर जो गश्त लगाने वाला इलाका थे, हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14 हर जगह सर ये गश्त लगाना बंद कर दिए हैं। मैं सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि स्थायी शेल्टर और ट्रैक्टर और सर स्ट्रक्चर की इन खबरों के आखिर मोदी सरकार क्या अनदेखी कर रहे हैं? ऑनलाइन गैम्बलिंग एक स्टेटमेंट दिया करें। सीआर बालू जी,
Actually, it spoils, it destructs the family wealth. It spoils the social status of the particular person. It spoils the entire family, and because the particular person playing the online gambling, leaving the kith and kin of the family, he commits suicide. More than 30 people in Tamil Nadu has committed suicide because of online gambling. That is why, sir, even in developed countries like USA, under federal Wire Act 1961, they have brought the legal ban for abolition of online gambling. Now, the state government of Tamil Nadu has brought a bill to abolish the online gambling after Jasveer Singh ji. after promulgating. Sir, I am not done. धन्यवाद स्पीकर साहब। आप नोटिस दीजिए, ऐसे विषय पर नहीं बोले जाते। प्लीज 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 आप प्रश्नकाल में बैठ जाइए। आप लग गए आपके नारे। चलिए प्लीज, होगी बात। बालू जी, आप नोटिस दीजिए। आप आपके मेंबर को नहीं बोलने देना चाहते। सर, मेरी रिक्वेस्ट है कि पंजाब में हमारे काफी सर, हमारे काफी बच्चे जो हैं जिन्होंने बाहर पढ़ने के लिए जाना है, उनको बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे वहां पे जो पासपोर्ट है उसको बनाने की उसकी जो अपॉइंटमेंट है रविंद्र कुशावा सर, सोगत राय जी, सर, सोगत राय जी, बोलना है नहीं बोलना है? ओके सर, आई एम ब्रजेंद्र सिंह Hibidhan ji. Sir, the Kochi Metro Rail started its journey in 2011. Sir, the detailed project report for the first and second phase was filed in 2011. Sir, the principal approval for both the phases was approved in 2011, sir. Sir, the first phase was completed successfully. It is ongoing. The government of Kerala and government of India had equal share of 753.73 crores. Sir, the land acquisition was by the then state government for 672 crores. And there was an external loan from a French agency called the AFD, which is 43.88%, which comes up to 2170 crores. Sir, the second phase, there was unpardonable delay from the central government of India for sanctioning the second phase of Kochi Metro Rail, in which the cost had come up for the second phase. Unfortunately, sir, the French agency is not willing to give the loan
which comes to around 1,016 crore. The second phase is very important for the development of Cochin because the maximum number of people would be traveling on this lane from the Jawaharlal Nehru International Stadium to the Kakinada Info Park. Around 50,000. Sir, very important, sir. I am speaking. Sir, around 50,000 passengers, IT employees and women would be traveling on this particular. सर मैं आपका आप बात खत्म कर लीजिए, आप खत्म कर लीजिए, आप बोलिए। ईबीडन जी आप खत्म करिए, ईबीडन जी हाँ चालू है, माइक बोलो। सर माइक ने हाँ सर, maximum number of passengers would be traveling on the second phase from Jawaharlal Nehru Stadium to Kakinada Info Park. The IT employees and women would be traveling on this lane. So I urge the central government. It is the central government which caused the unpardonable delay. So we need the agencies to fund the loan, and more number of the PIB clearance and the central cabinet clearance took a long time. So I urge the central government to sanction the additional amount for the Kochi Metro Rail second phase, sir. धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मेरे को बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बोलने का मौका दिया। सर हमारे पंजाब से बहुत नौजवान हैं जो बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं और इतनी बड़ी समस्या है कि अगर वो पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट मांगते हैं तो उनको 3-3 महीने की अपॉइंटमेंट मिलती है। अगर आज हम पासपोर्ट को अप्लाई करें तो मार्च में हमारा मौका आएगा। सर इससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और मेरे जो हमारा पासपोर्ट है, आरपीओ डिपार्टमेंट है अमृतसर में, वो अच्छा काम कर रहा है, मगर वो क्या करे, जो हमारे कंसल्टेंट हैं, जो पासपोर्ट बनाने वाले, उनको ये डायरेक्शन दी जाए कि वो अपना स्टाफ बढ़ाएं, अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाएं और जो कोई भी नया पासपोर्ट बनने की जो अपॉइंटमेंट है वो 3 महीने नहीं, वो 2-4 दिन की, 7 दिन की ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि जो हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को कोई इसकी तकलीफ ना हो। धन्यवाद, जय हिंद। एडवोकेट अदूर प्रकाश जी। Sir, Union Government has proposed rail connectivity for towns with population more than 50,000 under Pradhan Mantri Gati Shakti scheme. Nedumangad town in Trivandrum district, Kerala, with a population of more than 60,000, do not have rail connectivity. Nedumangad is the important commercial center in Thiruvananthapuram district. The second phase of the Shabari rail project proposed to extend from Erimeli through Punalur and Nedumangad and terminating at Karakottam in Thiruvananthapuram. This extension will ensure a faster journey from Angamali to Thiruvananthapuram. A survey had been conducted to extend the Shabari rail line from Erimeli to Thiruvananthapuram. It is an average advantage for this extension if Nedumangad would link with the railway network. I request the government to include Nedumangad for rail connectivity under Pradhan Mantri Shakti scheme. Thank you, sir. Shrimati G. Madhavi. Thank you, Chairman, sir. Sir, according to the World Bank estimates, the labor force participation rate of women in India was only 25% in 2021, significantly lower than the Brazil, Russia, China, and South Africa. Please. In 1920, Please 60% of all men 15 and up had regular salarized or self-employed work, and in contrast, the figure was 19% from women. In India Discrimination Report 2022 by the Oxfam also stated that the low participation was mostly due to the gender discrimination in income and opportunities, wherein the wages for the women are reportedly lower by the 83% due to discrimination and 17% due to the lack of education and job experiences. There is a discrepancy in income between the men and women in regular and self-employment in urban areas
and the average earning of a man is nearly 2.5 times that of the woman. I would therefore request the government to take necessary action to bridge the gender gap in labor participation and offer incentives such as higher compensation, trainings and skill acquisition and job quotas to encourage the hiring of the women. Thank you, sir. Dr. T. Sumati. Dr. Sumati. श्री संगम लाल गुप्ता जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। अभी हाल ही में सदन में माननीय मंत्री सड़क परिवहन यह घोषणा की थी कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 60 किलोमीटर के भीतर 2 टोल स्थापित नहीं होंगे और 2 बार जनता को टोल टैक्स का भार नहीं दिया जाएगा। मानवर उसी संदर्भ में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के बीच से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 330 अयोध्या प्रयागराज पर पहले से ही मऊ आयमा में टोल स्थापित है, जिससे होकर लोग अयोध्या और सुल्तानपुर से मुड़कर लखनऊ की ओर जाते हैं। मानवर मऊ आयमा से संचालित हो रहा टोल से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर कोहड़ौर बाजार धरौली मधुपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा दूसरे टोल की स्थापना का कार्य आरंभ किया गया, जिससे किसानों द्वारा उत्पन्न किए गए विवाद पर मुझे यह ज्ञात हुआ कि टोल निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो रही है। दूसरी तरफ मानवर प्रस्तावित टोल से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर लखनऊ जाने वाले मार्ग पर सुल्तानपुर में ही पूर्व से टोल संचालित है। इस प्रकार प्रयागराज से प्रतापगढ़ पहुंचने पर 40 किलोमीटर के बाद पुनः तथा कोहड़ौर बाजार से लखनऊ जाते समय मात्र 30 किलोमीटर के बाद सुल्तानपुर में स्थित पूर्व में संचालित होने के बावजूद भी धरौली मधुपुर में प्रस्तावित टोल के कारण जनमानस को मात्र 30 से 40 किलोमीटर के भीतर 2-2 बार टोल का भार डालने का प्रयास राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इसलिए मानवर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री सड़क परिवहन में निवेदन करना चाहता हूं कि निर्धारित मानक की दूरी न होने के कारण मेरे लोकसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 330 प्रयागराज अयोध्या के कोहड़ौर बाजार से निकट धरौली मधुपुर प्रस्तावित टोल निर्माण की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कृपा करें। धन्यवाद। एडवोकेट श्री A.M. आरिफ जी। Sir, Kerala is facing an unprecedented financial crisis due to the distorted financial policies of the central government, which would result in the reduction in revenue of about 32,000 crore for the state in 2023 and 24. The state is continuously penalized for its advancement in social sectors by reducing the tax share from center from 3.875% to just 1.925%. On the other hand, by imposing newer restrictions for borrowing consent under 293 of the Constitution and misinterpreting the guarantees given by the state to the SPVs like KIFBI as equal to open market borrowing. The central government is squeezing the development activities in the state. There has been a reduction of 6,716 crore in revenue deficit grant from the center compared to the previous year. Sir, added to this is the taking away of the GST compensation, because of which Kerala is lost at least 9,000 crore this year. Hence, I urge the central to extend the GST compensation for a period of another 5 years and enhance the revenue sharing from GST from present 50:50 ratio to 60:40 between the state and center. Thank you, sir. कुशवाहा जी, श्री रविंद्र कुशवाहा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। गुजरात विधानसभा में ऐतिहासिक जीत के लिए आदरणीय मोदी जी सहित सभी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई व शुभकामना प्रकट करता हूं। रेलवे भारतीय यात्रा की जीवन रेखा है, जिससे करोड़ों लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं। महोदय, जब से केंद्र में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से रेलवे ने अभूतपूर्व विकास किया है। मैं आज लोगों को विश्व स्तरीय रेल सुविधा मिल रही है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। महोदय, आपके माध्यम से मैं
माननीय रेल मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि कोरोना काल में के दौरान लगभग सभी ट्रेनों का संचालन निरस्त कर दिया गया था। बाद में ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू हो गया, परंतु मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर कुछ ट्रेनों का ठहराव निरस्त कर दिया गया, जहां पूर्व समय से ठहराव चलता आ रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र की कुछ और महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव और यात्री सुविधा जनहित में आवश्यक है। भाटपा रानी रेलवे स्टेशन पर अवध असम एक्सप्रेस और लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस और सलेमपुर रेलवे स्टेशन पर गोदान एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, दुर्ग एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए और रेवती रेलवे स्टेशन जो पहले से स्टेशन का दर्जा प्राप्त था उसको पूर्व की भांति रेलवे स्टेशन का दर्जा बरकरार रखा जाए। धन्यवाद। डॉक्टर सुमति। Thank you very much, sir, for giving me this opportunity. So I'd like to bring to the attention of this august House with a deep sense of anguish and disappointment in the lackadaisical attitude and carefree attitude of this government towards bringing the Women's Reservation Bill, which provides 33% for them in this Lok Sabha. Sir, this government had proudly announced in its manifesto that it would implement and bring out this bill as soon as it assumed office. But since 9 years, it had come to power and with a thumping majority, and still the bill has not seen the light of the day. That shows that everything is a sham and a farce, all their manifesto is. Sir, women were not, very empowered in this millennial era itself. They were right from 1st century BC, when Aristotle was teaching to his principles that women were inferior. There was one woman who disguised as a man and got the doctoral degree to be celebrated as the first woman doctor in the world. So in history it has been imprinted about our achievements, and our constitution also assures dignity and freedom from discrimination. Article 4 of our constitution guarantees women equal opportunity as well as equality. So it is high time that this bill has to see the light of the day, because it's already been delayed after so many consultations, and our Prime Minister as well as all the Cabinet Minister will profess about uplifting women with noble intentions of making them empowered, and if they really mean to do what they say, it's high time that this bill should be brought into light. Thank you, sir. Shri Karti P. Chidambaram. Okay, send us. Okay. Karti Chidambaram ji. Honorable sir, this is a matter of great importance. It affects the life of students. Sir, there are millions of students in this country who aspire to get into the IITs, NITs and triple ITs and other institutes of national eminence. They get into these institutes through the joint entrance exam, the JEE. They get only limited chances to write this exam. 3 times to write the mains and twice to write the advanced JEE exam. Sir, the batch of for 2020, this is the last attempt, wasn't this year. But there were many computer glitches during the exam. The screen was frozen. The questions were appearing and disappearing. There were power outages. And in fact, in some cases, the exam center was changed in the last minute and the students were not informed in advance through SMS or email. So many of them have exhausted their third attempt this year and they cannot write the next attempt. They can't write another attempt. I would urge the Minister of Education to advise the National Testing Agency to give an exemption for these people who appeared in the exam in 2022 to be able to write the exam in 2023, particularly to the batch of 2020, the school-leaving batch of 2020. We cannot let technological glitches mar the future of aspiring Indians who want to get into the institutes of higher education. Thank you very much, sir. Professor Saugat Rai ji. Changed my subject already. Sir, as you know, the 99 Constitution Amendment, I have given a notice. Okay. The 99th Constitution Amendment, striking down the National Judicial Appointment Commission, which was passed by this House, was struck down by the Supreme Court. As a result of which,
the collegium system of appointing judges continues. Sir, recently our law minister has been sniping at the Supreme Court and at the collegium system. We did not take him seriously because he is a talkative minister, Mr. Kiren Rijiju. But now, a person in high office who cannot be criticized excepting by a substantive motion has come out criticizing the striking down of the NJSC. The government is trying to extend its power everywhere, including into the judiciary. It is not finding the judiciary pliable. That's why it is using a high dignitary to run down the collegium system. At this point of time, our party believes that the collegium system should continue, not that it is perfect, but the collegium system of the Supreme Court is actually a bigger guarantee against the tyranny of the power by the central government. I oppose the comments by the high authority and also by the law minister against the Supreme Court, against the collegium system, and I will oppose all efforts to run down the independence of the judiciary, which is one of the pillars of the Constitution, which this government is trying to bring down. Thank you, sir. Ravi Shankar ji, please. No. He was then minister. मैं एक सदस्य के रूप में अपनी बात कह रहा हूं। हम सभी स्वागत Chair has allowed. Simple, you sit down. Chair has allowed. That's all. सर मैं कोई रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, मेरा सवाल व्यवस्था का है। नहीं, चेयर है बोलने के लिए, बोलिए। मेरा सिर्फ कहना यह है सर कि हम सभी न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी सदन के चेयरपर्सन को इस तरह से आलोचना करना ये बिल्कुल गलत है सर। ये हम इसकी भर्त्सना करते हैं और आप कृपया करके उसकी पूरी उसको वापस उसको विलोपित किया जाए, उसको रिकॉर्ड से हटाया जाए सर। ये सर उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन एक उपराष्ट्रपति की आलोचना नहीं होनी चाहिए। ये बहुत गलत बात है। नहीं, अब बैठिए, मैं देख लेंगे इसमें क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। डॉक्टर अमर सिंह जी। ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਵੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 20-25% ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ। ਫਿਰ ਸਰ ਪੈਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡਵਾਰਫ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਪੈਡੀ 'ਚ 15-20-25% ਸਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਸਰਹੰਦ, ਅਮਲੋ, ਪਾਇਲ, ਰਾਏਕੋਟ ਸਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੱਲਾ 35 ਤੋਂ 40% ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਫੂਡ ਸਟਾਕ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਪੈਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਵੀਟ ਸਟਾਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਐਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਬਫਰ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। ਤੀਸਰਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਡਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਮੁਲਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਸਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ श्री ਨੁਕਸਾਨ। ब्रजेंद्र सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे लोक महत्व के एक मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया। सभापति जी,
हरियाणा में मुख्यतः 2 फसलों पर कृषि आधारित है, वीट एंड पैडी। और हरियाणा एक सेमी एरिड रीजन होने के बावजूद यहाँ पे धान की बहुत फसल होती, करीब 2/3 हरियाणा में धान है। उसका कारण हमारा कैनाल सिस्टम रहा, जो बिजली की व्यवस्था की गई वो रही, जिसके माध्यम से ट्यूबवेल्स का प्रयोग हुआ, और इसी वजह से हमारी जो हरित क्रांति थी वो कामयाब भी रही। लेकिन मान्यवर 2019 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में तरमीम की गई, जिसकी नोटिफिकेशन उसके बाद हरियाणा सरकार ने की, जिसके तहत जो स्थानीय आपदाएं होती हैं, लोकलाइज्ड कैलामिटीज, उनमें से धान और गन्ने को अधिक जल भराव से हुए नुकसान से निकाल दिया गया। मैं इसके संबंध में जो नोटिफिकेशन है उसका एक हिस्सा पढ़ना चाहूंगा। Localized calamities, loss oblique damage to notified insured crops resulting from occurrence of identified localized risks of hailstorm, inundation, cloudburst and lightning affecting isolated farms in the notified area. यहाँ पे important part है sir, inundation peril is not applicable in case of hydrophilic crops like paddy and sugarcane as per the notification 25.5.9.1 bracket में 2 of the revised operational guidelines of प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं कि धान की जो फसल है उसमें मॉइस्चर की निरंतर आवश्यकता रहती है, लेकिन पानी की अधिकता यदि किसी कारण हो जाती है तो फसल खराब होने की उतनी संभावना रहती है जैसी किसी और क्रॉप में हो। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि 2019 से पहले जो व्यवस्था थी, जिसमें लोकलाइज्ड कैलामिटी भी यदि थी पानी की अधिकता के कारण, तो उसके अंदर धान जो था और शुगर केन वो दोनों उसमें इंक्लूडेड थे मुआवजे में। तो कल हमारे बड़े वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि मेहताब जी ने भी इस बारे में ये विषय उठाया था शून्यकाल में। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में पुनर्विचार किया जाए, या तो इसको बिल्कुल वापस ले लिया जाए जो प्रावधान किया गया है, नहीं तो कोई इसमें लिमिट सेट की जाए, कोई क्राइटेरिया बनाया जाए जिसके आधार पर जो किसान है उसको राहत मिल सके और वो इंश्योरेंस का क्लेम ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संतोष पांडे जी। सम्माननीय सभापति महोदय, मुझे कीमती समय देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। रेल भारत की आर्थिक सामाजिक प्रगति की राजदूत है। हम विश्व स्तरीय रेल सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में रेल के स्वरूप को बदलने के लिए सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लगातार रेलवे को सौगात जो उन्होंने दिया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। और सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी इस राष्ट्र के नायक है, इसलिए मुमकिन भी है। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र राजनांदगांव क्षेत्र है, जो महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के अधीन आता है। दिनांक 11-12-22 से बिलासपुर से नागपुर के मध्य वंदे भारत सेमी स्पीड ट्रेन का आरंभ हो रहा है, जिसके लिए मैं सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, सम्माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के व्यापारी, छात्र छात्राएं, मरीज, नौकरी पेशा लोग पूरी तरह से सेमी मेट्रो शहर नागपुर तथा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर व उच्च न्यायालय बिलासपुर पर निर्भर है, जहां मेरे क्षेत्र से दिन भर में हजारों की संख्या में यात्रियों का आना जाना रहता है। किंतु उक्त ट्रेन का स्टॉपेज ठहराव राजनांदगांव में नहीं होने के कारण यह समूह निराश है। जारी समय सारणी के अनुसार उक्त ट्रेन मेरे संसदीय क्षेत्र के किसी भी स्टेशन में नहीं रुक रही है। महोदय, राजनांदगांव में वंदे भारत के स्टॉपेज से नागपुर, रायपुर, न्यायधानी बिलासपुर में त्वरित गति से पहुंच सकेंगे, जिससे समय में बचत होगी। महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि राजनांदगांव के रियासत के राजा श्री बलराम दास जी ने रेलवे के बीच समझौता हुआ था, सरकार और रेलवे के बीच। रेलवे को निःशुल्क दी गई भूमि के एवज में राजनांदगांव से गुजरने वाली समस्त यात्री ट्रेनों का ठहराव स्टॉपेज राजनांदगांव में अनिवार्य रूप से होगा, जिसका पालन अभी तक किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा आग्रह है कि क्षेत्र की जनता के हित में
वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज राजनांदगांव स्टेशन में करने की कृपा करेंगे, यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। श्री बेनी बेनन जी। You don't need a mic, Benny. Sir, you don't need a mic, Benny. The voice is heard everywhere. Thank you, Chairman. Once, water-rich state of Kerala is facing severe seasonal water shortage, remaining from 2 to 6 months. With an annual utilization water availability of about 48 million cubic meter, the per capita water availability is only 1,350 cubic meter per annum against a requirement of 1,800 cubic meters. As our 44 rivers contribute more than 80% of our water needs, decline of these river systems is the main reason of the water scarcity. The once perennial rivers have now become seasonal with a reduction of 60 to 100% in natural summer flow. On top of this, due to climate crisis, we are now frequently facing huge flood threats. Conserving and regenerating our river system and managing them efficiently and equitably in the best possible step to ensure future water scarcity to the state. In this context, we have initiated an attempt to prepare a river action plan for Chalakudy, Pudha and Periyar, two of the main rivers in my constituency, with the support from the premier research institutes and various government departments and local self-governments and NGOs. So I humbly submit the Union government may provide a special package for the state of Kerala for preparing and implementing a river action plan for our 44 river system aimed at renovation and efficient management of these rivers. Thank you. श्री श्याम सिंह यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद है महोदय जी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 731 बनारस से लखनऊ जो हमारे जौनपुर से होकर गुजरता है, नेशनल NHAI ने बहुत अच्छी सड़क बनाई है। माननीय गडकरी जी अच्छा काम करते हैं तो उनके सड़क की गुणवत्ता पर सवाल नहीं है। यहाँ सवाल यह है कि उसका एक स्ट्रेच जो सिरकोनी से बदलापुर का है बहुत ही एक्सीडेंट प्रोन है, जानलेवा है। हर हफ्ते में 5 से 10 मौतें हो जाती हैं। क्या कारण है इसका? न अंडरपास बना है, न ओवरब्रिज बना है। तो किसान एक तरफ का दूसरी तरफ कैसे जाएगा अपना ट्रैक्टर लेकर के खेती करने? लड़के लड़कियां, स्कूल के बच्चे और आम पब्लिक कैसे एक तरफ से दूसरी तरफ पार करेंगे? और पार करते ही तेज रफ्तार से आने वाले गाड़ियां उनको रौंद देती हैं, जिनका पता भी नहीं लगता, क्योंकि वहां CCTV कैमरे भी नहीं है। तो ये जो सड़क जनता की सुविधा के लिए बनाई गई है, वो जौनपुर के लोगों के लिए और खास तौर से उस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए एक जानलेवा मौत की सड़क साबित हो रही है। मेरा आपके माध्यम से ये मैं गुजारिश करता हूं कि उस पर तेज रफ्तार से जाने वाली गाड़ियों के लिए CCTV कैमरे लगवाए जाएं, क्योंकि वो रौंद के चला जाता है और उसका पुलिस या कोई पता भी नहीं कर पाता है कि क्या नंबर था, कौन सी गाड़ी थी। अंडरपास और ओवरब्रिज बनाए जाएं और दोनों तरफ जानवर एक तरफ से दूसरी तरफ न जाएं, जिससे अकस्मात सामने आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। बार्ड वायर लगाया जाए, फेंसिंग की जाए और उस पर कुछ इमरजेंसी सर्विसेज का भी इंतजाम किया जाए। और रेगुलर पुलिस पेट्रोलिंग तो होनी चाहिए, लेकिन अब वो दूसरे से बताऊंगा कि पुलिस का वहां क्या हाल है जौनपुर में, लेकिन वो पुलिस पेट्रोलिंग न के कुछ और करती रहती है। सब बातें शून्य प्रहर में नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि मेरी इन बातों पर गौर किया जाए और अंडरपास और ओवरब्रिज बहुत जल्दी से जल्दी बना के लोगों की जान को खतरे से बाहर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री VK श्री कंदन जी।
Mike. This mic, you can use this mic. Respected Chairman, sir, the wild elephant attack on people is continuing unabated in many parts of Kerala, particularly in Attapadi, which is a taluk in Palakkad in Kerala, dominated by tribals. During the last 1 year, 6 persons have been killed by wild elephants. The people in Attapadi are living in fear as they cannot come out of their homes after sunset due to fear of wild elephant attacks. The wild elephants are entering into human settlements and damaging crops and properties, and it has been a regular affair, especially in Attapadi. Chasing away the wild elephants by the forest official is not the solution. The government should find out the reasons why these elephants are coming to human. पर जब भाजपा ने गुजरात में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की वजह से एक ऐतिहासिक जीत हासिल करी है और इतिहास रचा गया है, इस मौके पर आपने मुझको बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं विषय पे रखना चाह रहा हूं, ये विषय पूरे हिंदुस्तान को अफेक्ट करता है, विशेष रूप से बुंदेलखंड को। बुंदेलखंड में जहां से मैं आता हूं, हमेशा जल का अभाव रहा है और पिछले सालों में, दशकों पुरानी बात है, सापा काल में कुछ डैम्स बनाने की रचना की गई और उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई, गोलमाल किया जैसे उनकी प्रवृत्ति है, और उसकी वजह से ये डैम सारे लेट होते चले गए। आदरणीय प्रधानमंत्री की वजह से और अब हमारे महाराज जी की वजह से इन पे कार्य वापस पुनः चालू किया गया। हुआ क्या है कि ये जो लोग वहां पर थे और जब उनका एरिया सबमर्ज होने लगा, जब पानी घरों के अंदर आने लगा 12-12, 15-15 साल बाद, तो जो पुराने ही दर से उनको पैसे देने की बात करी गई, जबकि ये डैम अब बनने जा रहे हैं। उन लोगों को पहले पैसा नहीं दिया गया, पैसा आज बट रहा है। आज जब बट रहा है तो तब तक जमीनों के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, कुछ लोगों का देहांत हो चुका है, कुछ लोग पलायन कर चुके हैं, कुछ बच्चों की परिवार बढ़ गए हैं और बच्चों की उम्र बढ़ गई, उनकी शादियां हो गई। उन लोगों को आज किसी को भी ऐसे में कोई भी धनराशि नहीं दी जाती। मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाह रहा हूं, विशेष रूप से कि लेखेरी बांध, एरच बांध, पथरई बांध, यहां पर जिन लोगों की जमीनें अब डूब रही हैं, उनको आज के हिसाब से और आज के ही माणिक पर पैसे देने की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद अध्यक्ष। श्री सप्तगिरी शंकर उलाका जी। Thank you, Chairman, sir, for giving me this opportunity to raise very important issue. Sir, it's about a railway project in my constituency, Koraput, in Raigada district. We have this Nuapada-Gunpur Teruveri rail line, the extension of Nuapada-Gunpur line, which is pending for quite some time, sir. In 2017-18, this was approved in the budget, but the return of investment, the ROR was very less, so it was not approved. The railways had demanded that the state government share 50% of the cost and provide land free of cost. Sir, that is already been done, and the DPR has been submitted, but unfortunately the government is sitting in this project and it's only pending approval of the DPR by the cabinet. So it's a very tribal dominated area and inhabited by tribals. Southern Odisha, most important region, and I'm not sure why the delay. I would request the government to approve the project immediately. At the same time, sir, there are two stations in Raigada district, Sambalpur division, Ambadola and Tiruvali. These are very important stations, and the train used to stop before the COVID time. But after the COVID time, the express trains have stopped stopping in these trains, in this station. Sir, in Ambadola, we have Rourkela, Jagdalpur Express, Howrah Jagdalpur Express, Dhanbad Alepi Express, Korba Express, Samta Express, Hatia Yashwantpur Express. These are stopping before COVID, but now they're not stopping. Similarly, in Tiruvali, Korba Express, Samta Express, Junagadh or Bhubaneswar Link Express. This, we demand that the trains should stop at this particular railway station because it's very important. And lastly, sir, the Raigada Rail Division work, like when the East Coast was broken into South Coast and East Coast, the government promised that Raigada Rail Division will come up.
But again, politics is happening there, and I would demand the government to set up regular rail division immediately. And this is also the very highly required project in the southern Odisha, sir. Thank you so much for giving an opportunity. Shri Haji Fazlur Rahman ji. जी धन्यवाद सभापति जी। झारखंड स्टेट में डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह में एक जगह है छोटा नागपुर, जहां पर जैन समाज का तीर्थ स्थल है जो कि पार्श्वनाथ पर्वत के नाम से जाना जाता है। और ये पार्श्वनाथ पर्वत जो 20 जैन समाज के तीर्थ स्थल है उनमें से एक मशहूर जगह है और इसको हम सम्मेद शिखर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले दिनों इसको टूरिस्ट प्लेस डिक्लेयर कर दिया। उसकी वजह से जैन समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और जैन समाज के लोग चाहते हैं कि इस ऑर्डर को वापस कर लिया जाए और इसके लिए जैन समाज बाकायदा विरोध और प्रदर्शन कर रही है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि केंद्र सरकार और मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें और इस आदेश को वापस लें ताकि जैन समाज की जो भावनाएं आहित हुई हैं उनको दूर किया जा सके। धन्यवाद आपका। आपने मेरे क्षेत्र के एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा को उठाने का आपने समय दिया है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ओबरा प्रखंड के ग्राम नारायणपुर और ग्राम महुआव के बीच में पुनपुन नदी पर पुल नहीं बनने के कारण महोदय अब तक सैकड़ों लोगों की जान चली गई है वहां नदी में डूब जाने के चलते। करीब करीब महोदय दोनों तरफ से पीएमजीएसवाई का रोड बना हुआ है, लेकिन पुल के अभाव में अब लोग नदी के इस पार उस पार इसलिए आते जाते हैं कि पंचायत का आधा गांव 3000 आबादी पुनपुन नदी के उस पार और 3000 आबादी पुनपुन नदी के इस पार। अब पंचायत कहीं है, इसलिए पंचायत में हमेशा सालों भर लोगों को आना पड़ता है और हर साल 2, 4, 10 मौतें हर साल डूबने से हो जाती है। इसलिए महोदय हम आपके माध्यम से सदन के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि औरंगाबाद जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है सर, वो पुनपुन सोन बटाने कई नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और उसमें पुल नहीं बनने के चलते बहुत बाढ़ के समय में मौत होती है महोदय। इसलिए सदन के माध्यम से हम आग्रह करना चाहते हैं कि महुआव और नारायणपुर के बीच में पुनपुन नदी पर पुल बनाने का कष्ट सरकार करे ताकि वहां लोगों को मिल सके। श्री मोहम्मद सद्दीक जी। पीएमजीएसवाई। धन्यवाद सभापति जी, आप जी ने मैनू बोलने का मौका दिता, मैं आप जी का बहुत आभारी हाँ। सभापति जी, मेरे पार्लीमेंट हल्का फरीदकोट विच एक शहर मोगा है जो कि डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर है। शहर के विच विचाले रेलवे स्टेशन है अते स्टेशन के बिल्कुल नेड़े बिल्कुल नाल लोडिंग पॉइंट बनया हुआ है अते इस शहर का सब तो वध ट्रैफिक वाला एरिया है जिसका नाम गांधी चौक है। इस रस्ते विच स्कूल, बैंक अते गौशाला तो इलावा लोगों को मोगा शहर तो फिरोजपुर या लुधियाने जाने वास्ते इसे रस्ते लोग डीसी ऑफिस, कोर्ट कंपलैक्स अते बस स्टैंड नूं लोग जाते हैं, पर इत्थे लोडिंग पॉइंट करके भारी ट्रकों राही ढोआ ढुआई हुंदी है। बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा होंदा है अते ट्रकों के बेतरतीबे खड़न जां चलन करके कई एक्सीडेंट होए ने अते अगे नूं एक्सीडेंट होने का बहुत ही खदशा है। कीमती जानां बचाउण दी खातर पहला भी डीसी साहब नूं भी अते फिरोजपुर के DRM जी नूं भी बहुत बारी दरखास्त दी गई है, लेकिन
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਲੋਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਡਗਰੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੀਤਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਲੋਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਚੌਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਗਾਂਧੀ ਚੌਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ निहाल चंद जी सर एक विषय होता है, बोलिए जल्दी से पूरा कीजिए। हाँ जी हाँ जी मेरा मतलब कहने का भी रेलवे फाटक बनया होया है। गड्डी आने वेले बंद जदों फाटक हो जाता है तो बहुत ज्यादा भीड़ भड़का हो जाता है क्योंकि स्टेशन नजदीक है। जनता की मंग है कि उस थां ते फ्लाईओवर ਜਾਂ अंडरपास बनाया जाए ताकि फाटक खुलने वेले कोई झगड़ा ना हो, हफड़ा तफड़ी ना। धन्यवाद धन्यवाद सभापति जी। मैं केंद्र सरकार का ध्यान मैं राजस्थान की एक सड़क की तरफ दिलाना चाहूँगा। वैसे तो भारतमाला और ग्रीन कॉरिडोर से केंद्र सरकार ने पूरे देश को जोड़ा है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का। लेकिन सरकार से मैं एक आग्रह करूँगा कि वर्ष 2019 में उदयपुर में प्रधानमंत्री जी के सामने आदरणीय नितिन गडकरी साहब ने एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की सड़क सूरतगढ़ से रावतसर वाया बडोपल इसकी घोषणा की थी, जिस सड़क को NHAI को बनाना था, जिसकी भूमि अधिग्रहण भी होगी थी और इसकी DPR भी तैयार होगी थी। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस सड़क को तुरंत स्वीकृत करके इसको चालू कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको सरदिन्ना साहब जी। Thank you, sir, for giving this opportunity. There's a very important river called Zwari River, separating. हो गया now please. Yeah, continue now. There's a very important river called Zwari River, separating South Goa from North Goa. And there's an important bridge called Zwari Bridge. The traffic has increased so much. There's a lot of pressure on that old bridge. A new bridge was floated in 2016 and it was to be completed in 2019. The sorry state is that up to now, we are in 2022, it has not been completed. Goa is a touristic state. So many tourists come. Every second day, there is traffic jam. And people have brought to my notice, many a time, it takes 2 hours just to cross the bridge. Can you imagine? Last time, so many tourists have missed their flights. It brings a very bad name to the state. So I would request the Honorable Minister through you, because last time when you were speaking on roads, he says we are building a restaurant, and I told him, don't forget to take me when you go to visit. Forget about the restaurant. Okay. Please let him see that the bridge is completed so that people don't have to Let there be all these bridges. difficulties. Thank you, sir. श्रीमती अपरूपा पोद्दार जी। থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয় জি। আজকে আমার একটা ছোট্ট ইস্যু, কিন্তু ইস্যুটা খুব ছোট, কিন্তু আমার কনস্টিটিউয়েন্সির জন্য এটা একটা অনেক বড়। ফ্রম 16th লোকসভা আমি এটার জন্য লড়াই করে যাচ্ছি। এবং আমার মুখ্যমন্ত্রী যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন, আরামবাগ বিষ্ণুপুর রেল লাইনের সাথে এইটাও সার্ভের মধ্যে দিয়েছিল বলন্ডি হল স্টেশন। মায়াপুর স্টেশন থেকে আরামবাগ স্টেশনের দূরত্ব হচ্ছে 15 কিলোমিটার এবং তার মধ্যখানে 50টা গ্রাম পড়ে। কিন্তু এটা আজ পর্যন্ত ফ্রম 2014 টিল ডেট এতবার বলার পরও কিন্তু এই বলন্ডি হল স্টেশনটা আমাদের হচ্ছে না। এটা আমার বিনীত অনুরোধ। কারণ হচ্ছে মায়াপুর যে জায়গাটা, সেই জায়গাটা শুধু আরামবাগ এলাকা নয়, পুরো খানাকুল 1-2 ব্লকের মানুষও এখানে আসা যাওয়া করে এবং যাতায়াত রয়েছে। তাই তাদের সুবিধার্থের জন্য এবং রাজা রামমোহন রায়ের 250 বছর জন্মপূর্তির জন্য আমি চাই যে এই বলন্ডি হল স্টেশনটা হোক, যাতে আরামবাগ খানাকুলবাসীর খুব সুবিধা হোক। আমি রেল মন্ত্রকের কাছে বারবার অনুরোধ করছি। ইটস আ ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট, কিন্তু এটা হলে আমি খুব বাধিত থাকবো। ধন্যবাদ। थैंक यू। श्रीमती सुनीता दुग्गल जी। धन्यवाद सभापति महोदय।
सभापति महोदय, हम हिंदुस्तान को एक कोने से दूसरे कोने पे जोड़ रहे हैं और हमारे जो मंत्री जी हैं आदरणीय गडकरी जी बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं इसमें नेशनल हाईवेज में। तो मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि सरदूलगढ़ से लेकर हनुमानगढ़ तक अगर हम एक NH बनाते हैं जिसको वाया सिरसा की तरफ से, तो इसमें आप ये देखिए कि 3 राज्य जो हैं इसमें कवर होते हैं। एक पंजाब है, हरियाणा है और इसके साथ साथ राजस्थान है। और हमारे जो राजस्थान के सांसद महोदय हैं ये भी मुझे लगता है कि मुझे एसोसिएट करेंगे इससे। हमारे जो हैं चूरू के जो हमारे हैं और साथ गंगानगर के हमारे सांसद हैं। तो मेरी आपके माध्यम से ये एक नम्र निवेदन है हमारे मंत्री जी से कि अगर सरदूलगढ़ से लेकर हनुमानगढ़ तक वाया सिरसा अगर NH बन जाती है तो इसमें 3 राज्यों को बहुत बहुत लाभ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विनायक राव राउत जी। धन्यवाद सभापति महोदय। लेकिन दुख इस बात का है कि हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जिस तरह से अवमान किया जा रहा है उस विषय के ऊपर इतने विलंब से हमें बात रखने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय धन्यवाद तो दिया आपको, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश के एक आदर्श है, पूरे देश के सम्मान है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ऐसी है कि संविधान के माध्यम से जो पद निर्माण हुए उस पद के ऊपर जो सम्माननीय महनीय व्यक्ति बैठे हैं इनके माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान बार बार किया जा रहा है। श्री जय शिवराय अध्यक्ष महोदय, छत्रपती शिवाजी महाराज केवळ महाराष्ट्राचा नाही तर उभ्या हिंदुस्थानाचा आराध्य दैवत आहेत आणि केवळ महाराष्ट्रच नाही तर अहोम साम्राज्याचे सेनापती लचित बडफुके नसेल किंवा छत्रसाल बुंदेला महाराज असतील असे आदर्श त्यांनी प्रेरणा छत्रपती शिवाजी महाराजांकडून घेतली आणि आमच्या शिवभक्तांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज देव नाहीत पण आमच्यासाठी देवापेक्षा कमी नाहीत। आणि असं असताना सुद्धा महाराष्ट्रात वारंवार छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी अवमानजनक वक्तव्य जी केली जात आहेत। अध्यक्ष महोदय, महत्वाची गोष्ट हो गया नहीं, आप बोलने का मौका दीजिए अध्यक्ष महोदय। इसके लिए कानून का प्रावधान 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।